हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम जावा प्रोग्रामिंग पेपर का लास्ट मिनट रिवीजन करने वाले हैं और इसमें हम यूनिट वाइज टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं यूनिट 1 में, जिसका सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू जावा। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इम्पोर्टेंस एंड फीचर्स ऑफ जावा। तो जावा एक हाई लेवल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। इसकी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस ये है कि जावा कोड एक बार लिख के किसी भी सिस्टम पर रन हो सकता है, जिसे हम राइट वंस रन एनीवेयर कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ये पॉसिबल होता है जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन के थ्रू। जावा सिक्योर है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट, गार्बेज कलेक्शन और एक्सेप्शन हैंडलिंग होता है। इसकी फीचर्स जैसे पोर्टेबिलिटी, रोबस्टनेस, मल्टी थ्रेडिंग और बिल्ट इन लाइब्रेरीज जावा को मोस्ट पॉपुलर बनाती हैं। अब हम इसके दूसरे टॉपिक पे आते हैं, जो कि है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स वो रिजर्व वर्ड्स होते हैं जो जावा लैंग्वेज ऑलरेडी यूज करती है, जैसे क्लास, इंटरफेस, स्टैटिक, वॉइड, इफ, एल्स, ट्राई, कैच। इनके मीनिंग फिक्स्ड होते हैं, इसलिए इन्हें वेरिएबल्स या मेथड्स का नेम्स के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। हर कीवर्ड लैंग्वेज के ग्रामर का हिस्सा होता है। अब दूसरा टॉपिक है हमारे पास कांस्टेंट। कांस्टेंट एक ऐसी वैल्यू है जो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज नहीं होती है। जावा में कांस्टेंट बनाने के लिए फाइनल कीवर्ड यूज होता है, जैसे फॉर एग्जांपल फाइनल इंट मैक्स इज इक्वल टू 100। ये प्रोग्रामिंग में फिक्स्ड वैल्यूज स्टोर करने के काम आता है, जैसे पाई की वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, लिमिट वैल्यूज एक्सेट्रा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स कंप्यूटर मेमोरी में टेम्परेरी डेटा स्टोर करते हैं। जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं: इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर, बुलियन। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो होते हैं वो फास्ट और डायरेक्ट मेमोरी के अंदर स्टोर होते हैं। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स जैसे स्ट्रिंग, अरे, क्लासेस मेमोरी में डायनेमिक होते हैं। डेटा टाइप से ही हमें पता चलता है कि मेमोरी कितनी लगेगी और कौन से ऑपरेशन ऐसे हैं जो अलाउड होंगे। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस। ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन। एक्सप्रेशंस किसी ऑपरेटर और ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे a प्लस बी। जावा में अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट, बिटवाइज और कंडीशनल ऑपरेटर्स अवेलेबल होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो है डिसीजन मेकिंग, जिसमें हम इफ एल्स और स्विच के बारे में पढ़ते हैं। इफ एल्स डिसीजन लेने के लिए यूज होता है जब कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो। स्विच तब यूज होता है जब मल्टीपल ऑप्शंस में से कोई एक केस सेलेक्ट करना हो। फिर आता है हमारा टर्नरी ऑपरेटर। ये एक शॉर्ट हैंड इफ एल्स होता है, एक लाइन में सिंपल कंडीशन चेक करने के काम आता है। नेक्स्ट इज लूप्स, जिसमें वाइल, डू वाइल और फॉर लूप्स आएंगे। वाइल तब रन होता है जब कंडीशन ट्रू हो। डू वाइल पहले रन होता है, फिर कंडीशन चेक होती है। और फॉर लूप कंटिन्यूइंग बेस्ड टास्क के लिए बेस्ट होता है। अब जानते हैं कि ये लेबल्ड लूप्स क्या होते हैं। नेस्टेड लूप्स में एक पर्टिकुलर लूप को ब्रेक या कंटिन्यू करने के लिए हम लेबल का यूज करते हैं, जैसे जंप स्टेटमेंट्स आते हैं, इसमें ब्रेक, कंटिन्यू, रिटर्न। ब्रेक लूप को एंड कर देता है, कंटिन्यू नेक्स्ट इटरेशन स्टार्ट करता है, रिटर्न मेथड को एंड करके वैल्यू वापस भेज देता है। अब आते हैं इसी यूनिट के नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है इंट्रोड्यूसिंग क्लासेस। तो क्लास क्या होता है? क्लास एक ब्लूप्रिंट है जिसमें प्रॉपर्टीज यानी वेरिएबल्स और बिहेवियर्स यानी मेथड्स डिफाइन होते हैं। क्लास बताती है कि ऑब्जेक्ट क्या डेटा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट का क्या डेटा होगा और वो क्या एक्शन परफॉर्म कर सकता है। एग्जाम्पल के तरह हम देख सकते हैं कार क्लास में स्पीड, कलर वेरिएबल्स और स्टार्ट स्टॉप मेथड्स हो सकते हैं। एडिंग वेरिएबल्स एंड मेथड की अगर हम बात करें, जो कि नेक्स्ट टॉपिक है, वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को स्टोर करते हैं, जैसे स्टूडेंट का नेम, रोल नंबर। मेथड ऑब्जेक्ट के एक्शन डिफाइन करते हैं, जैसे कैलकुलेट मार्क्स, शो डिटेल्स। नाउ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। अब ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट क्लास का एक रियल इंस्टेंस होता है जो मेमोरी में क्रिएट होता है, और उसका किसका यूज करके? न्यू कीवर्ड का यूज करके। हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक वैल्यू होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कंस्ट्रक्टर्स।
कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल मेथड होता है जो ऑब्जेक्ट बनाते ही ऑटोमेटिकली कॉल होता है। ये इनिशियल वैल्यू सेट करता है। कंस्ट्रक्टर का नाम क्लास के नाम के सेम होता है और रिटर्न टाइप नहीं होता है इसमें। अगर हम क्लास इनहेरिटेंस की बात करें, इनहेरिटेंस एक क्लास को दूसरे क्लास का कोड रीयूज करने का फीचर देता है। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज और मेथड्स एक्सेस कर सकती है। जावा कोड क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड बनाया जाता है इससे। अब हम यूनिट 2 की बात करेंगे जो कि है अरेज एंड स्ट्रिंग। पहला टॉपिक है क्रिएटिंग एन अरे। अरे एक फिक्स्ड साइज डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें सेम डेटा टाइप की मल्टीपल वैल्यूज एक वेरिएबल में स्टोर होती हैं। ये इंडेक्स बेस्ड होता है और जहां हम फर्स्ट इंडेक्स को 0 से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज 1 एंड 2 डायमेंशनल अरे। अब जो 1D एरे होता है वो लीनियर फॉर्मेट में होता है और 2D एरे रोज और कॉलम्स में होता है। मैट्रिक्स जैसा फीचर होता है उसका। नेक्स्ट पॉइंट इज स्ट्रिंग एंड स्ट्रिंग बफर क्लासेस। स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल क्लास होता है, चेंज होने पर नया ऑब्जेक्ट बनाता है। वहीं अगर स्ट्रिंग बफर क्लास की बात करें तो ये एक म्यूटेबल क्लास है। चेंजेस जो होते हैं वो सेम मेमोरी में होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज रैपर क्लास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रैपर क्लास का मेनली काम क्या होता है कि रैपर क्लासेस प्रिमिटिव डेटा टाइप को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी यूनिट का दूसरा पार्ट है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस होता क्या है? इनहेरिटेंस कोड रीयूज और लॉजिकल हायरार्की बनाने के लिए यूज होता है। चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से एक्सटेंड होती है। इसमें पहला जो टॉपिक है वो है सुपर कीवर्ड। सुपर कीवर्ड जो होता है वो पेरेंट क्लास के मेथड और कंस्ट्रक्टर्स एक्सेस करने के लिए यूज होता है। जब चाइल्ड पेरेंट के मेथड को ओवरराइड करती है, सुपर कीवर्ड से हम पेरेंट का वर्जन कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टी लेवल हायरार्की। जब एक क्लास दूसरी क्लास से इनहेरिट हो, फिर तीसरी उसे इनहेरिट हो, तो एक चेन बनती है। मतलब एक क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है, फिर जो तीसरी क्लास है वो दूसरी क्लास को इनहेरिट कर रही है, तो एक मल्टी लेवल हायरार्की बनती है। इसी को मल्टी लेवल हायरार्की भी बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अब्स्ट्रैक्ट एंड फाइनल क्लास। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? जिसमें कुछ मेथड्स इनकम्प्लीट होते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है। और फाइनल क्लास क्या है? जिसको एक्सटेंड नहीं किया जा सकता है। सेफ्टी पर्पस के लिए इसे हम यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट क्लास। ऑब्जेक्ट क्लास सब क्लासेस का पेरेंट होता है। इसमें कॉमन मेथड्स होते हैं जैसे टू स्ट्रिंग, इक्वल्स, हैश कोड एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक है पैकेजेस एंड इंटरफेसेस। पैकेजेस रिलेटेड क्लास को फोल्डर स्ट्रक्चर में ग्रुप करते हैं, जबकि जो इंटरफेस है वो क्या करता है? अब्स्ट्रैक्ट बिहेवियर डिफाइन करते हैं, जैसे क्लास इम्प्लीमेंट करती है। जब भी हमें किसी क्लास को इनहेरिट करना है तो हम एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, एक्सटेंड्स कीवर्ड। और जब भी हमें किसी इंटरफेस को इनहेरिट करना होता है तो हम इम्प्लीमेंट कीवर्ड का यूज करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस प्रोटेक्शन। मॉडिफायर्स कंट्रोल करते हैं क्लास मेंबर्स कहाँ से एक्सेस होंगे। जैसे मॉडिफायर्स पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के बारे में। तो ये सबके लिए ओपन होता है। अगर कोई मेंबर पब्लिक होता है तो उससे सेम क्लास, सेम पैकेज, डिफरेंट पैकेज और हर जगह एक्सेस किया जा सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि पब्लिक मेंबर्स आर ग्लोबली एक्सेसिबल। दूसरा आता है प्राइवेट। प्राइवेट सिर्फ अपनी क्लास के अंदर ही एक्सेस होता है। अगर कोई वेरिएबल या मेथड प्राइवेट होता है तो वो सिर्फ उसी क्लास के अंदर यूज हो सकता है जिसमें डिक्लेयर किया गया हो। ये हमारे डेटा को सिक्योर रखता है और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकता है। इसी वजह से इनकैप्सुलेशन अचीव होता है। थर्ड वन इज प्रोटेक्टेड। तो इसे सेम क्लास, सेम पैकेज, डिफरेंट पैकेज पर इनहेरिटेंस के साथ ही इसे हम एक्सेस कर सकते हैं। तो प्रोटेक्टेड का मतलब होता है फैमिली के लिए ओपन होता है। सिर्फ डिराइव्ड क्लास यानी जो उसकी चाइल्ड क्लासेस हैं वही उसे यूज कर सकती हैं, चाहे वो किसी भी पैकेज में हो। तो लास्ट वन इज डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि अगर कोई मॉडिफायर नहीं लिखा तो वो डिफॉल्ट बन जाता है, जो सिर्फ सेम पैकेज में एक्सेसिबल होता है। तो अगर हम देखें कि हमारे लिए एक्सेस मॉडिफायर्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, तो ये डेटा सिक्योरिटी देते हैं, इनकैप्सुलेशन देते हैं,
इनकैप्सुलेशन यानी क्लास के अंदर डेटा हाइड करके सेफ रखते हैं, डेटा हाइडिंग का काम करते हैं। क्लीन आर्किटेक्चर यानी पब्लिक प्रोटेक्टेड और डिफॉल्ट का राइट यूज प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज्ड बनाता है। अनऑथराइज एक्सेस कंट्रोल यानी हर कोई हर चीज यूज नहीं कर सकता है, सिस्टम स्टेबल रहता है इससे। अब आते हैं यूनिट 3 पे, जिसका पहला पार्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन अनएक्सपेक्टेड एरर्स होते हैं जो कि रन टाइम पे आते हैं, और जावा में एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोग्राम को क्रैश होने से बचाता है और सेफ एग्जिट देता है। तो जावा में एक्सेप्शन दो मेन कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं। जैसे पहला होगा चेक्ड एक्सेप्शन। चेक्ड एक्सेप्शन वो एक्सेप्शंस होते हैं जो कंपाइल टाइम पर चेक होते हैं। जावा कंपाइलर इनको हैंडल करना कंपलसरी बनाता है। या तो तुम ट्राई कैच ब्लॉक यूज करो या फिर मेथड में थ्रोज कीवर्ड लिखो। फॉर एग्जांपल IO एक्सेप्शन, SQL एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन और इंटरप्टेड एक्सेप्शन एटसेट्रा। अनचेक्ड एक्सेप्शंस की अगर हम बात करें तो अनचेक्ड एक्सेप्शंस रन टाइम में आते हैं, कंपाइलर इनको चेक नहीं करता है, मोस्टली लॉजिकल एरर्स की वजह से ये एक्सेप्शंस आते हैं। फॉर एग्जांपल अर्थमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और क्लास कास्ट एक्सेप्शन। अब आते हैं यूनिट 3 के दूसरे पार्ट पे। पहले हम पार्ट 1 के कुछ टॉपिक्स छूट गए उन पे बात कर लेते हैं। अनकॉट एक्सेप्शंस क्या होते हैं? तो अनकॉट एक्सेप्शंस को हम बोल सकते हैं कि अगर एक्सेप्शन हैंडल ना हो तो प्रोग्राम अब्रप्टली टर्मिनेट हो जाता है। ट्राई कैच थ्रो और फाइनली ऐसे कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे ट्राई मतलब एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे कि ट्राई जो है वो रिस्की कोड के लिए, कैच एरर हैंडल करता है, फाइनली ऑलवेज एग्जीक्यूट करा देता है, थ्रो मैन्युअली एक्सेप्शन जनरेट करता है। अगर हम इन्हें डिटेल में समझें तो जो ट्राई ब्लॉक होता है, ट्राई ब्लॉक में वो कोड लिखा जाता है जहां एक्सेप्शन आने का चांस होता है। जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन जनरेट होती है तो कंट्रोल तुरंत कैच ब्लॉक में जंप कर जाता है। इसका पर्पस क्या होता है? रिस्की कोड को आइसोलेट करना, प्रोग्राम फ्लो को ब्रेक होने से बचाना। दूसरा है कैच ब्लॉक। इसका काम क्या होता है? कैच ब्लॉक एक्सेप्शन को हैंडल करता है। ये तभी रन होता है जब ट्राई ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन होती है। इसका पर्पस क्या है? एरर को सेफली हैंडल करना और अल्टरनेटिव मैसेज देना या करेक्शन करना। अब है थ्रो कीवर्ड। थ्रो तब यूज होता है जब तुम मैनुअली एक्सेप्शन जनरेट करना चाहते हो। ये प्रोग्रामर कंट्रोल एक्सेप्शन होती है और इसे कब यूज किया जाता है? कस्टम वैलिडेशन में, कस्टम एरर मैसेज में, सिचुएशन जहां तुम खुद एरर थ्रो करना चाहो। थ्रोज कीवर्ड है एक। थ्रोज कीवर्ड का यूज कब करते हैं? थ्रोज मेथड के हेडर में लिखा जाता है। इसका मतलब होता है कि ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है और इसको हैंडल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉलर की होती है। इसका पर्पस क्या है? चेक्ड एक्सेप्शन को डिक्लेयर करना, मेथड को हल्का रखना बाय डेलीगेशन। तो इसका मतलब है कि मेथड के अंदर एक्सेप्शन आ सकती है, इसको हैंडल कौन करेगा? मेथड को कॉल करने वाला। लास्ट है फाइनली ब्लॉक। फाइनली ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जो हमेशा एग्जीक्यूट होता है, चाहे एक्सेप्शन आए या ना आए। इसका पर्पस क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्लीन अप ऑपरेशन, रिसोर्सेज को क्लोज करना, जेवीएम को से सेफली एग्जिट करना। इवन इफ ट्राई में एरर हो तो भी एरर ना हो तो भी फाइनली ब्लॉक जो होगा वो रन होगा। फाइनली कब नहीं चलता है? सिर्फ 2 रेयर केसेस ऐसे हैं जिसमें फाइनली नहीं चलेगा। सिस्टम डॉट एग्जिट अंडर ब्रैकेट 0 यूज कर दिया हो तो फिर फाइनली ब्लॉक नहीं चलेगा। जेवीएम क्रैश हो जाए तो फाइनली ब्लॉक नहीं चलेगा। अब आ जाते हैं यूनिट 3 के सेकेंड पार्ट पे, जो कि है मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग। अब अगर पहले टॉपिक की हम बात करें जो कि है जावा थ्रेड मॉडल। जावा थ्रेड मॉडल क्या होता है कि थ्रेड जो होता है एक लाइट वेट प्रोसेस होता है जो पैरेलल टास्क एग्जीक्यूट कराता है। जावा थ्रेड्स रिस्पॉन्सिव और स्मूथ एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटीज। थ्रेड को प्रायोरिटी असाइन की जा सकती है जिससे डिसाइड होता है कि कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा। नेक्स्ट इज सिंक्रोनाइजेशन। मल्टीपल थ्रेड जब सेम रिसोर्स एक्सेस करे तो डेटा करप्ट हो सकता है। सिंक्रोनाइजेशन डेटा को लॉक करके सेफ बनाता है। अब थ्रेड क्लास और रनेबल इंटरफेस क्या है? तो थ्रेड बनाने के 2 तरीके होते हैं, या तो थ्रेड क्लास एक्सटेंड कर लें या तो रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लें।
नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। अब इसका सिंपल मतलब है कि वे जो थ्रेड्स होते हैं वो एक दूसरे को सिग्नल कैसे देते हैं, वेट, नोटिफाई ऑल एटसेट्रा, इन सब से वो सिग्नल देते रहते हैं एक दूसरे को। तो ये क्या है, इंटर थ्रेड कम्युनिकेशन। अब नेक्स्ट पॉइंट्स हैं सस्पेंडिंग, रिज्यूमिंग एंड स्टॉपिंग थ्रेड्स। तो सस्पेंडिंग का मतलब है कि टेम्पररी जो थ्रेड है उसको रोक देना। रिज्यूमिंग का मतलब है दोबारा थ्रेड को स्टार्ट करना, और स्टॉपिंग थ्रेड का मतलब है कि परमानेंटली स्टॉप कर देना। ये सब थ्रेड्स में पॉसिबल है। अब हम आ चुके हैं अपने 4th यूनिट पे, जो कि है इनपुट आउटपुट। तो इसमें बेसिक्स और स्ट्रीम्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन से हम फाइल्स के डेटा को रीड और राइट कर सकते हैं, जबकि जो स्ट्रीम्स हैं वो पाइपलाइन जैसी होती हैं जिसमें डेटा फ्लो होता है। नेक्स्ट टॉपिक है बाइट एंड कैरेक्टर स्ट्रीम। तो बाइट स्ट्रीम बाइनरी डेटा को हैंडल करते हैं, जैसे इमेजेस और ऑडियोज। कैरेक्टर स्ट्रीम्स टेक्स्ट डेटा के लिए बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्री डिफाइंड स्ट्रीम्स। तो जावा ऑटोमेटिकली 3 स्ट्रीम्स प्रोवाइड करता है हमें, जैसे सिस्टम डॉट इन इनपुट, सिस्टम डॉट आउट आउटपुट के लिए, और सिस्टम डॉट ERR एरर आउटपुट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है रीडिंग एंड राइटिंग फ्रॉम कंसोल्स एंड फाइल्स। तो जावा में स्कैनर, बफर्ड रीडर कंसोल रीडिंग के लिए यूज होते हैं, और फाइल्स के लिए फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल राइटर का यूज किया जाता है। जावा पैकेजेस की हम बात करें तो लैंग, यूटिल, IO, नेट, ये सारे पैकेजेस एक्सेट्रा पैकेजेस होते हैं। तो लैंग, जावा का जो लैंग पैकेज होता है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैकेज होता है। ये जावा का कोर पैकेज है, इसको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड होता है। इसमें जावा के सबसे बेसिक और इसेंशियल क्लासेस होती हैं। अब बात करते हैं जावा के यूटिल पैकेज के बारे में। ये यूटिलिटी प्लस डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे ये पैकेज जावा का एक टूल बॉक्स है, इसमें बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर, डेट और टाइम, कलेक्शन फ्रेमवर्क्स और स्कैनर क्लासेस होती हैं। तीसरा है जावा का IO पैकेज, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। इस पैकेज का यूज फाइल्स रीड और राइट करने के लिए, इनपुट स्ट्रीम्स, आउटपुट स्ट्रीम्स और सीरियलाइजेशन के लिए होता है। इसकी इंपॉर्टेंट क्लासेस जैसे फाइल क्लास, फाइल इनपुट, फाइल आउटपुट स्ट्रीम और फाइल रीडर, फाइल राइटर, बफर रीडर, ये सारी क्लासेस इसमें होती हैं। 4th वन इज जावा नेट पैकेज, नेटवर्किंग क्लासेस के लिए। ये जावा का नेटवर्किंग पैकेज होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल हैंडल करता है। इंपॉर्टेंट क्लासेस जो कि होती हैं जावा नेट में, URL क्लास और सॉकेट क्लास, सर्वर सॉकेट क्लास, डेटाग्राम सॉकेट क्लास, ये सारी क्लासेस होती हैं जावा नेट पैकेज में। तो अब हम आते हैं इस यूनिट के दूसरे टॉपिक पे, जो कि है नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग क्या होती है, या नेटवर्क क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करके डेटा एक्सचेंज करने का एक नेटवर्क। उसके बाद प्रोटोकॉल क्या होते हैं? रूल्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर कम्युनिकेशन। अब कॉमन प्रोटोकॉल्स के बारे में पढ़ते हैं जो जो जावा नेटवर्किंग में यूज होते हैं, जैसे TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये रिलायबल और कनेक्शन ओरिएंटेड होता है। नेक्स्ट इज UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये फास्ट और कनेक्शन लेस होता है। नेक्स्ट इज HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये वेब कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इज FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये फाइल शेयरिंग के लिए यूज होता है। अब यूजिंग java.net, तो इंटरनेट बेस्ड कम्युनिकेशन जैसे चैटिंग, फाइल शेयरिंग, क्लाइंट सर्वर प्रोग्रामिंग के लिए इसे यूज किया जाता है। नाउ नेक्स्ट इज TCP/IP एंड डेटाग्राम प्रोग्रामिंग। तो ये क्या है? TCP जो है वो रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है, और UDP यानी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये फास्ट होता है पर कनेक्शन लेस और अनरिलायबल होता है। अब आता है यूनिट 5 पे, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, इवेंट हैंडलिंग। तो इसे हम कुछ फनी एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे इमेजिन करो तुम्हारा कॉलेज एक जावा का एप्लीकेशन होता और स्टूडेंट उस एप्लीकेशन के यूजर्स हैं। तो जब स्टूडेंट कोई एक्शन करेंगे, जावा बोलेगा अच्छा इसने फिर से कुछ किया, चलो रिस्पॉन्स देते हैं। और यही होता है इवेंट हैंडलिंग, मतलब यूजर का एक्शन और जावा का रिएक्शन, इन्हीं दोनों से मिलके बन जाता है इवेंट हैंडलिंग। अब ये इवेंट होता क्या है? इवेंट कोई भी एक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने अटेंडेंस मशीन में फिंगर लगाई तो वो भी एक इवेंट है। टीचर ने प्रोजेक्टर ऑन किया, वो भी एक इवेंट है। बेल बज गई, वो भी एक इवेंट है।
तो जावा में भी ऐसे ही कुछ यूजर कुछ भी एक्शन करता है और वो इवेंट बन जाता है। अब इवेंट हैंडलिंग का मतलब क्या है? यूजर कोई भी एक्शन करे और जावा उसका जवाब दे। फॉर एग्जाम्पल, उसे कॉलेज वाले एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे बटन क्लिक, एग्जाम फॉर्म सबमिट हो गया। माउस क्लिक, प्रोजेक्ट नेक्स्ट स्लाइड पे चला गया। की प्रेस किया, अटेंडेंस एंट्री हो गई। विंडो क्लोज किया, टीचर ने बोल दिया क्लास खत्म। यहाँ पे भी बटन क्लिक करने पे एग्जाम फॉर्म सबमिट हो रहा है, तो जब बटन हम क्लिक कर रहे हैं वो क्या है? इवेंट। और उसे हैंडल करने के लिए जो जवाब दिया जा रहा है मशीन के थ्रू वो क्या है? जो एग्जाम फॉर्म सबमिट हो जा रहा है वो क्या है? हमारा रिस्पॉन्स। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डेलीगेशन इवेंट मॉडल। डेलीगेशन इवेंट मॉडल क्या होता है? जावा का एक सिस्टम है जिसमें अगर कोई यूजर कोई एक्शन करता है, जैसे बटन क्लिक, माउस मूव या की प्रेस, तो उस एक्शन को एक इवेंट सोर्स जनरेट करता है और फिर उस इवेंट को एक लिसनर सुनता है। इवेंट की सारी डिटेल्स एक इवेंट ऑब्जेक्ट में होती है जो सोर्स से लिसनर तक पास होता है। बिल्कुल कॉलेज में जैसे एक स्टूडेंट जो कि सोर्स है, कोई मैसेज पास करता है अपने दूसरे स्टूडेंट को, यानी अपने दोस्त को जो कि एक लिसनर है, और वो उस पर रिएक्ट करता है। इस मॉडल में सोर्स सिर्फ इवेंट भेजता है और लिसनर उसका रिस्पॉन्स हैंडल करता है। इसलिए इसे डेलीगेशन मॉडल बोलते हैं, क्योंकि इवेंट को हैंडल करने का काम सोर्स किसी और को डेलीगेट कर देता है, जिससे प्रोग्राम क्लीन, मॉड्यूलर और इफिशिएंट बन जाता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इवेंट लिसनर इंटरफेसेस। इवेंट लिसनर इंटरफेसेस जावा में वो स्पेशल इंटरफेसेस होते हैं जो डिफरेंट टाइप के इवेंट को सुनने और उनका रिस्पॉन्स हैंडल करने का काम करते हैं। लिसनर इंटरफेस बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें मेथड डिफाइन होता है जो तब कॉल होते हैं जब स्पेसिफिक इवेंट होता है। जैसे एक्शन लिसनर बटन क्लिक करने के लिए एक्शन परफॉर्म्ड मेथड देता है। माउस लिसनर माउस के एक्शन जैसे क्लिक, प्रेस, रिलीज, एंटर, एग्जिट को हैंडल करने के लिए 5 to 6 मेथड्स देते हैं। की लिसनर कीबोर्ड के लिए की प्रेस्ड, की रिलीज्ड और की टाइप्ड प्रोवाइड करता है। विंडो लिसनर विंडो ओपन, क्लोज, मिनिमाइज के लिए मेथड्स देता है। और आइटम लिसनर जो होता है वो चेकबॉक्स लिस्ट के स्टेट को चेंजेस को हैंडल करता है। जब हम इन इंटरफेसेस को अपने क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं और उनके मेथड्स ओवरराइड करते हैं, तब हम एग्जैक्ट डिफाइन कर सकते हैं कि यूजर के एक्शन पर प्रोग्राम को क्या रिएक्शन देना चाहिए। इस तरह लिसनर इंटरफेस प्रोग्राम को फुली इंटरैक्टिव और रिस्पॉन्सिव बना देता है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है अडेप्टर क्लास और इनर क्लास। तो अडेप्टर क्लास क्या होता है? बेसिकली अडेप्टर क्लास जावा में तब यूज होती है जब जावा किसी लिसनर इंटरफेस में बहुत सारे मेथड्स होते हैं। जब भी किसी लिसनर इंटरफेस में बहुत सारे मेथड्स होते हैं पर हमें सिर्फ 1-2 मेथड्स ही यूज करने होते हैं, इसलिए जावा रेडीमेड एम्प्टी मेथड्स वाली क्लास देती है जिससे हमें अननेसेसरी मेथड्स ओवरराइड नहीं करने पड़ते। जैसे कॉलेज में कोई टीचर है, उसके पास 7 जिम्मेदारियां हैं, पर तुम्हें क्या करना है? सिर्फ अटेंडेंस साइन करवानी है, तो तुम डायरेक्टली उनसे एक ही काम करवाओगे और बाकी सारी उनकी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो समझें। वैसे ही माउस लिसनर में 5 मेथड्स होते हैं, तो हम जो माउस अडेप्टर का यूज करते हैं वो सिर्फ एक मेथड ओवरराइड करने के लिए करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होता है। अडेप्टर क्लास अननेसेसरी बर्डन को हटा देता है, कोड को क्लीन करता है और शॉर्ट इजी बना देता है। वहीं इनर क्लासेस क्या होती हैं? इनर क्लासेस वो क्लासेस होती हैं जो किसी दूसरी क्लास के अंदर डिफाइन की जाती हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉलेज के अंदर एक छोटा सा स्टाफ रूम होता है मेन बिल्डिंग के अंदर ही, पर अपना प्राइवेट एरिया होता है। और जावा में जो इनर क्लास है वो आउटर क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को डायरेक्टली एक्सेस कर पाती है। इसलिए इवेंट हैंडलिंग में जब हमें किसी बटन क्लिक पर आउटर क्लास का प्राइवेट डेटा चेंज करना होता है तो इनर क्लास बहुत हेल्पफुल हो जाती है। इनर क्लास कोड को लॉजिकल तरीके से ग्रुप करती है, सिक्योरिटी बढ़ाती है, इवेंट हैंडलिंग को इजी बना देती है, क्योंकि लिसनर को आउटर क्लास के वेरिएबल्स और यूआई कंपोनेंट्स तक डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है AWT। AWT का फुल फॉर्म होता है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूलकिट। जावा में AWT एक टूल बॉक्स जैसा होता है जिसमें सारे GUI बनाने के टूल्स रखे होते हैं, जैसे बटन्स, टेक्स्ट फील्ड्स, विंडोज, मेन्यूज, लेबल्स, सब कुछ।
AWT का अगर हम डेफिनेशन की सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो AWT इज अ जावा लाइब्रेरी यूज टू क्रिएट अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेसेस GUI like windows, buttons, forms, dialogues and graphical shapes. अब हम इसे अब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल की क्यों बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट वर्ड क्यों जोड़ा गया है, बिकॉज AWT डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे विंडोज, लिनक्स, मैक के नेटिव कंपोनेंट्स को यूज करता है. जैसे जावा बोलता है कि अरे ऑपरेटिंग सिस्टम बटन बनाना तुम्हारा काम है, मैं सिर्फ ये बोलूंगा कि मुझे क्या चाहिए. अगर हम की कंपोनेंट्स की बात करें, AWT के की कंपोनेंट्स, तो इसमें हमें सब मिलता है जैसे बटन, लेबल, टेक्स्ट फील्ड, टेक्स्ट एरिया, चेकबॉक्स, लिस्ट, मेन्यू, फ्रेम, डायलॉग. ये सब एक टिपिकल कॉलेज फॉर्म जैसा फिल देते हैं हमें. दूसरा टॉपिक है लेआउट मैनेजर्स. तो लेआउट मैनेजर्स क्या है? लेआउट मैनेजर एक क्लास मॉनिटर की तरह होता है जो डिसाइड करता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ बैठेगा. जैसे इसके टाइप्स होते हैं फ्लो लेआउट, बॉर्डर लेआउट, ग्रिड लेआउट और कार्ड लेआउट. तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो AWT जावा का एक बिल्ड इन GUI टूलकिट होता है जिससे हम बटन्स, फॉर्म्स, मेन्यूज, ग्राफिकल कंपोनेंट्स बना सकते हैं. AWT नेटिव OS कंपोनेंट्स का यूज करता है, इसलिए हम इसे अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं. ये कंपोनेंट्स कंटेनर्स, लेआउट मैनेजर्स, इवेंट हैंडलिंग और ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है. AWT सिंपल डेस्कटॉप एप्लीकेशन और एप्लेट्स बनाने के लिए यूज होता है. अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि है जावा एप्लेट. जावा एप्लेट एक छोटा सा जावा प्रोग्राम होता है जो वेब ब्राउजर के अंदर रन होता है. जैसे एक मिनी गेम या मिनी एनिमेशन वेब पेज के अंदर चल जाता है. तो ये एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन नहीं होता है, ये ब्राउजर के इन्वायरमेंट में चलने के लिए बनाया गया था. तो एज अ सिंपल डेफिनेशन अगर हम बात करें एप्लेट की, तो एन एप्लेट इज अ स्मॉल जावा प्रोग्राम दैट रन्स इनसाइड अ वेब ब्राउजर यूजिंग जावा प्लगइन. तो पहले के टाइम में एप्लेट पॉपुलर था. क्यों था पॉपुलर? पहले टाइम वेबसाइट्स को कूल बनाने के लिए लोग एप्लेट का यूज करते थे, जैसे एनिमेशंस, गेम्स, कैलकुलेटर्स, फॉर्म्स, ड्राइंग्स. बिल्कुल वैसे ही जैसे कॉलेज फेस्ट में जो स्टेज होता है, स्टेज के साइड में छोटी स्क्रीन पर वेलकम एनिमेशन चलती रहती है, वैसे ही पहले वेबसाइट्स में एप्लेट का यूज करके छोटे छोटे एनिमेशंस बनाए जाते थे. तो एप्लेट का अब लाइफ साइकिल देख लेते हैं. तो अगर हम इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो एप्लेट का लाइफ साइकिल बिल्कुल स्टूडेंट का कॉलेज डे रूटीन जैसा होता है. जैसे पहला है इनिट फंक्शन, मॉर्निंग अटेंडेंस की तरह. एप्लेट जब फर्स्ट टाइम लोड होता है तो इनिट फंक्शन कॉल होता है, जैसे स्टूडेंट का कॉलेज के स्टार्टिंग में अटेंडेंस होता है. दूसरा है स्टार्ट फंक्शन. स्टार्ट फंक्शन क्या है? क्लास की स्टार्टिंग. जैसे एप्लेट विजिबल होता है और रनिंग स्टेट में आता है. जैसे टीचर जो है वो क्लास स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट के कॉलेज में या लाइफ में, आप बोल सकते हो. तीसरा है पेंट, बोर्ड पे लिखना, यानी एप्लेट स्क्रीन पर ड्राइंग, ग्राफिक्स, टेक्स्ट शो होता है जैसे टीचर बोर्ड पे कंटेंट लिखते हैं. फोर्थ वन इज स्टॉप फंक्शन. ये जैसे कि लंच ब्रेक हो जाता है, मतलब एप्लेट टेम्पररीली स्टॉप हो जाता है. जैसे क्लास में ब्रेक हो जाती है, क्लास चलती रहती है और लंच ब्रेक के टाइम ब्रेक होती है ना, वैसे ही स्टॉप फंक्शन वर्क करता है. लास्ट इज डिस्ट्रॉय फंक्शन. जैसे कॉलेज छोड़ के घर जाना, यानी छुट्टी हो जाएगी जब तो घर जाएंगे ना, तो एप्लेट कम्प्लीटली क्लोज हो जाती है इसमें, जैसे स्टूडेंट कॉलेज से घर चले जाते हैं. एप्लेट्स के फीचर्स की अगर हम बात करें तो वेब ब्राउजर में रन होता है, सिक्योर होता है, रिस्ट्रिक्टेड परमिशंस के साथ, GUI एनिमेशन ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, इंटरनेट से लोड हो सकता है, लाइट वेट होता है. और इसकी लिमिटेशंस क्या क्या थी कि मॉडर्न ब्राउजर में सपोर्ट रिमूव हो चुका है, जावा प्लगइन रिक्वायर्ड होता है, इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है. दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड. आई होप आप सबको समझ में आया होगा. कोई अगर टॉपिक मुझसे छूटा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा. थैंक यू.